हेलो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले भी कुछ क्लासेस के वीडियो हम लोगों ने बना करके दिया है सक्सेस कॉइन क्लासेस की तरफ से। अभी क्लास 10th का हम लोगों ने वीडियो बनाने का प्लान किया हुआ है। आज क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये वीडियो आप देखें तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज के लेक्चर के बारे में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइट, चलिए इसमें हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे बोर्ड में जो नेक्स्ट ईयर आपके आने वाला सिलेबस है उसको कवर करेंगे। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कॉम्पिटिटिव, जैसे एनटीएससी और केवीपीवाई के लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से कॉपी पेन ले करके बैठिए। जहाँ पर चीज़ें लग रहा है कि नोट करने में हम पीछे हो रहे हैं तो स्क्रीन को पॉज कर करके और वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स हमें दीजिए। अगले दिन हम आपको उसका सलूशन देंगे, उसको वापस से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप सिलेबस पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइट। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले बात किया हुआ है एनर्जी के बारे में, ठीक है। और जब एनर्जी हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों ने देखा था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं? किसी भी बॉडी के पास, देखिए समझिएगा, किसी भी बॉडी के पास अगर एनर्जी है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है। एनर्जी है तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। तो भैया लाइट भी अगर हमारे पास एनर्जी है तो ये क्या काम करेगा? हमको चीज़ों को देखने के लिए देखने में हेल्प करेगा। मीन्स इट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। किस काम में? टू सी द ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग इस लेवल पे ही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम करता है ना। हालांकि लाइट के बहुत सारे फिनोमिना हैं, उसमें आप 12th और उसके आगे की भी चीज़ों में आप इस चैप्टर को देखेंगे इसके बारे में, लाइट के लिए, ठीक है। तो हमने बात किया कि चीज़ों को देखने के लिए काम करता है। देखिए, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ से लाइट निकल के आपके आंखों तक पड़ रही है। आप अपने आसपास कोई वॉल, कोई पेड़, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अगर आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट खुद लाइट जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ होती है नॉन ल्यूमिनस, जिसकी उसका खुद का कोई ओन लाइट नहीं होता है, अपना खुद लाइट जनरेट नहीं करता है। तो वहाँ उस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट कैसे मिलेगी? तो सिंपल सा आंसर है कि किसी सोर्स से लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है और वहाँ से टकरा करके आपके आंखों में पड़ रही है। जैसे आपने अभी हमको देख रहे हैं, इसका मतलब कि क्या हुआ कि बल्ब से लाइट हमारे ऊपर आकर के पड़ रही है और हमारे से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पे पड़ रही है, तो आप हमको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखने का काम हुआ, ठीक। तो सिंपल सा है कि चीज़ों को देखने के लिए यूजफुल होता है। कौन? तो आंसर है लाइट, आपको हेल्प करता है, ठीक। चलिए, लाइट में जो आपके सिलेबस में फिनोमिना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ जाने से पहले लाइट के बारे में हम ये देखेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी बेसिक, कि जो लाइट है बेटा वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। लाइट डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग नजरिए से देखा। किसी ने बोला कि ये वाला नेचर शो करता है, किसी ने बोला ये वाला नेचर शो करता है। इवन कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा उनका मानना था कि दोनों नेचर को कंबाइन करके, ठीक। जैसे मान लो कि एक बॉडी आपने देखा, ठीक। सपोज आपने किसी व्यक्ति को देखा, कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके सर को देखा, कोई साइंटिस्ट थे जो उसके बाकी बॉडी को देखा, है दोनों मिलाकर के एक ही चीजें, ठीक है। तो जिन्होंने सर को देखा, हेड अपर पार्ट को देखा, उन्होंने इसकी थ्योरी बनाई, जिन्होंने लोअर पार्ट को देखा उसने उसकी थ्योरी बनाई, ठीक है। तो जैसा जिन्होंने अपना चीजें ऑब्जर्व किया, उनके देखने का जो नजरिया था उस पर उन्होंने थ्योरी बनाई। यहाँ पर दो तरह की राय साइंटिस्ट की थी, ठीक है। तो दो नेचर,
दो चरित्र की बात हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डुअल नेचर मतलब दो चरित्र लाइट शो करता है। इसमें से कौन कौन सा है वो भी देखेंगे। एक पार्ट था रे नेचर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पार्टिकल नेचर, ठीक है। और दूसरा होता है वेव नेचर। वेव नेचर जब आप 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लाइट के दो यूनिट्स हैं। एक में आप रे नेचर के बारे में पढ़ेंगे 12th में, और एक में वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसके बारे में आपको दे रहे हैं। देखो, रे नेचर मीन्स पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, इसमें साइंटिस्ट ने हमको ये बात बताया था कि जो लाइट है वो बंडल एक पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। ये होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट्स के फॉर्म में लाइट निकलती है, बीम के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। एक नेचर वहां पर ये बताया था इस टॉपिक। अच्छा, ये जो फोटॉन्स हैं, कई बार पूछा गया है क्या इसके पास मास होता है, तो ध्यान रखना कि इसका कोई भी मास नहीं होता है, इवन एट रेस्ट। जब भी अगर लाइट नहीं रिलीज हो रही है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है लाइट, उसके पास कोई भी मास नहीं होता है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो फिनोमिना हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपके सिलेबस में दोनों हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक है आप देखेंगे इसमें आगे 12th में ये पढ़ने को मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक, ये तीन चीजें और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं, ठीक। आपके 10th में जो सिलेबस में है ये दो चीजें ही यहाँ पर कवर होंगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो ये हो गया आपका नंबर 1 रे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। एक तो ये हो गया नेचर, दूसरा वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर क्या होता है, जैसे मैं बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में लाइट चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में लाइट रिलीज होती है। देखो भाई, जो सन से लाइट आती है, ठीक है, वो बेसिकली एक रेडिएशन के थ्रू ही हमारे तक पहुंचती है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं ये जो हमको चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, जो हम लाइट के थ्रू चीज़ों को देख पाते हैं, वो कौन सा होता है? ये वेव नेचर ही होता है, ये रेडिएशन ही होते हैं। सन से जो लाइट आ रही है, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है? वेव नेचर ही होता है, ठीक। इसमें हम चीज़ क्या क्या पढ़ेंगे आगे? इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, 12th में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और इसमें जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। ये 12th में पूरा पढ़ने को मिलेगा हमें, वेव पार्टिकल्स, वेव नेचर का, ठीक। तो ये हो गया हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए रफ कर दे रहा हूं मैं। अब आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने कुछ पार्ट 6th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आईसीएसई के बच्चे तो 6 से स्टार्ट कर ही देते हैं पढ़ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम वापस से उन्हीं को रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि जब आप किसी कमरे में बंद हो, आपके हाथ में एक गेंद है, आपने जो दीवार पे उसको थ्रो किया, दीवार पे आपने गेंद को मारा, तो क्या होगा? टकरा करके वापस वहीं पर आएगा। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि उसको होल करके बाहर निकल जाए? आंसर है नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे सब सर कांच की दीवार होगी तो, ठीक है, पर उसको तोड़ना नहीं है, कांच की दीवार होगी तो, ठीक। हम बात कर रहे हैं किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये ओपेक मीडियम में नॉर्मली जो ब्रिक्स वगैरह की आपकी दीवारें बनी हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बॉल को दीवार पर थ्रो करेंगे तो बॉल वापस क्या होगी? वही रिटर्न हो जाएगी, सेम वापस आ जाएगी।
ऐसे ही आपने 9th क्लास में साउंड के बारे में पढ़ा था कि साउंड जब किसी सोर्स से रिलीज होता है, निकलता है, तो किसी सरफेस पर जाकर के टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाता है, सेम मीडियम में वापस आ जाता है। सेम मीडियम का मतलब अगर एयर है, ये कमरा है, रूम है, यहाँ एयर है, एयर हो गया मीडियम यहाँ पर, तो वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही लाइट के साथ भी होता है। बल्ब है, यहाँ से लाइट रिलीज हो रही है तो कहाँ जाएगी? सामने दीवार के पास टकराएगी, ठीक है। किसी और एंगल पर जाएगी, वहां से टकराएगी, टकरा करके वापस वो इसी मीडियम में रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो रिटर्न होने की जो फिनोमिना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन any opaque surface, on any opaque surface, it bounce back to the same medium, it bounce back to the same medium called reflection। ठीक, जब किसी भी सरफेस पर लाइट पड़ती है तो टकरा कर वापिस आ जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, अभी रिफ्लेक्शन ये चीजें होती कैसे हैं, चलिए एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सपोज कि हमारा ये एक है सरफेस, ठीक, किसी भी सोर्स से लाइट अगर आकर के इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, ये लाइट आ रही है, इस पॉइंट पर आकर के फॉल हो रही है, लाइट आकर यहाँ टकरा रही है सरफेस पर, तो ये जो लाइट आ रही होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये होता है इंसिडेंट रे। कई बार बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो जो सोर्स से लाइट आकर के सरफेस पर टकरा रही होती है, इस इनकमिंग रे को हम बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे, पहला। दूसरा आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर आकर के लाइट सरफेस पर, जिस पॉइंट पर आकर के टकरा रही है, फॉल हो रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन इसी पॉइंट पर बनाते हैं, एक खड़ी लाइन। खड़ी लाइन का मतलब ऐसा नहीं समझना कि हमेशा ऊपर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, जिसको मैथ्स में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल है। मैथ्स हम लोगों ने पढ़ा है, लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम बोलते हैं दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, ठीक है। तो नॉर्मल, यहाँ पर भी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ये सरफेस की ये परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस की, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे नॉर्मल, राइट। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के इसके बीच के इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से। इंसिडेंट रे आने के बाद वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, तो रिटर्न होने के लिए ध्यान रखिएगा नॉर्मल के अपोजिट साइड से रिटर्न होती है, अभी लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब ये वापस जाती है, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो वापस जाती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रे किधर से आ रही है और किधर जा रही है, ये एरो के हेल्प से आप लोगों को डायरेक्शन बताना है। ये इस तरफ एरो है, मतलब लाइट इधर आ रही है, ये जा रही है उस डायरेक्शन में एरो है, ठीक। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं डायग्राम में आपको रे डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश किया है। इसको फिर से समझ लीजिए, एक रे जो आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जिस पॉइंट पर आकर के फॉल होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन सरफेस की बनाते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। स्ट्राइक होने के बाद, टकराने के बाद जब रे वापस जाती है, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के इस एंगल को आर
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये सभी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट भी करना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका लॉ क्या है, किस तरीके से रे आती है, कैसे जाती है, इसमें क्या लॉ है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों दो लॉ होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं, इस डायग्राम में जितनी भी चीजें हैं उन्हीं के बारे में, उन वर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे आई परपेंडिकुलर लाइन और जो वापस गई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all lie in the same plane at the point of incident या incidence, ठीक है। ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सभी सेम प्लेन में, ठीक। नंबर 2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई बात नहीं, कई बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कोई बात नहीं, ये पहले हमने लिख दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस एक दो देख लेते हैं छोटे छोटे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल आर बताइए। तो लॉ से तो आप बता ही देंगे सर, अगर आई 45 है तो आर भी 45 होगा। कैसे? डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। आई हमारा ये होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जिसकी वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। अब रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के दूसरे तरफ से होकर जाती है, ठीक। अब R कहाँ पर होगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में R, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन मान लो आता है कि सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बिटवीन सरफेस, एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री, फाइंड R। अब देखो यहां पर बड़े ध्यान से, ये आपका हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक। ये होता है आपका I। अब बोल रहा है कि सरफेस और इंसिडेंट रे, ये हो गया सरफेस, ठीक, और ये हो गया इंसिडेंट रे, इसके बीच का ये वाला जो बेटा एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो I पहले निकाल लो, ठीक। सपोज कि इस एंगल को हमने बोल दिया A, इस एंगल को हमने बोल दिया A। तो अब एक बार ध्यान रखिए, ये जो नॉर्मल होता है इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। तो I और A दोनों एंगल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। फिर से देखिए, I और ये A दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? इसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो I हमें फाइंड करना है, A की वैल्यू 30 डिग्री है, ये 90, तो यहाँ से आपने 30 उधर जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, ठीक। तो I 60 है, इधर से जो रे वापस जाएगी इसकी वैल्यू 60 डिग्री, तो R भी हो जाएगा 60 डिग्री,
तो 90 से प्लस माइनस करके आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक और चीज फिनोमिना ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा सरफेस इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल। सपोज बच्चों ये हमारा 45 डिग्री, इंसिडेंट एंगल कितना 45 डिग्री, तो बोलोगे सर ठीक है, आर भी हमारा कितने पर हो जाएगा 45 डिग्री, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। मैं बोलूँ कि इस रे को अगर हम नॉर्मल से दूर कर दे रहे हैं, मान लेते हैं सारे एंगल्स अजम्पशन में हम ले रहे हैं, अब ये हो गया 60 डिग्री, तो ये वाली भी रे किधर, इस एंगल को भी कितना होना पड़ेगा, तो आंसर है 60 डिग्री बनना पड़ेगा, क्योंकि लॉ हमारा बोलता है कि आर और आई दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों अगर आई अभी 60 डिग्री है तो आर को भी 60 डिग्री होने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए ये है, सेकेंड केस के लिए ये रे है। ठीक, तो आपने ये समझा कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी दूर हो रही है। इसके अपोजिट हम बात करें कि अगर इंसिडेंट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पास होगी। क्यों, तो आंसर है कि आई और आर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा सेकेंड लॉ यही बोलता है कि आई और आर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इस इंसिडेंट रे को हम पास में ला करके यहाँ ले आए, सपोज दिस इज 30 डिग्री, तो आर भी 30 डिग्री को मेंटेन करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल के पास में जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इंसिडेंट रे और पास में आ रही एक कंडीशन, अच्छा ये पास में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पास में जाएगी, रीजन सेम है, आई और आर को मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए। मैं ऐसा कंडीशन लेके आ रहा हूं कि ये इंसिडेंट रे मान लो अभी 10 डिग्री, 5 डिग्री, ये 0 डिग्री, दैट मीन्स इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मली फॉल हो रही है। रे इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फॉल हो रही है तो अब इन दिस केस आई की वैल्यू कितनी हो जा रही बच्चों, 0, क्योंकि जो नॉर्मल है उसी के ऊपर, सपोज अगर इधर आ रही होती तो 10 डिग्री बन रहा है और पास में आ रही तो 5 डिग्री बन रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर इस नॉर्मल को ही ओवरलैप कर ले रही है तो आई की वैल्यू यहां पर कितना हो रहा है 0 डिग्री। आर कितना होगा ऐसे केस में, आर को भी और इसी के ऊपर ओवरलैप करना होगा। ठीक, वजह अगर आई 0 तो आर भी 0 होना पड़ेगा, आई और आर दोनों हमारे हमेशा बराबर होते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर रे इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पर ओवरलैप हो जाएगी, मतलब जाने वाली रे भी इसी के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो समझना इसको कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मली उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ठीक, और आसान शब्दों में जब कोई भी रे सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, ठीक ये सरफेस है, इस पर परपेंडिकुलर रे आकर के फॉल हो रही है तो टकराने के बाद एग्जैक्टली उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ठीक, इफ एनी रे फॉल्स नॉर्मली ऑन एनी सरफेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये वाला जो कंसेप्ट है ये अभी जब हम इमेजेस बनाएंगे तो कई बार यूज होगा। ठीक, चाहो तो इसको लिख लो, इफ आई इज इक्वल्स टू 0 देन आर इज इक्वल्स टू बी 0, दैट मीन्स इंसिडेंट रे फॉल्स normally then the reflected ray returns back to the same path। ठीक, ये सरफेस है, परपेंडिकुलर रे आ रही है, वापस उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने वर्ड्स में, कर लिया। ध्यान रखना अगर वीडियो आगे बढ़ रहा है, रफ कर दे रहे हैं तो वहां पर आप उसको पॉज करके और वापस नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या होता है और किस तरीके से बनता है इमेज। ठीक, देखो बच्चों, जब भी हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो
एज इट इज हमारा इमेज वहां पर बनता है। ठीक है, तो इमेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, वो जो इमेज बन रही है वो किसके वजह से हो रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है वहां पर, तो आंसर है कि हमारा ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है मिरर में। ठीक, जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑप्टिकली अपीयर वो ऑब्जेक्ट होता है मिरर के अंदर, उसी को हम बोलते हैं इमेज, है ना। तो ऑप्टिकली अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इमेज। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। बोले सर ये चीज क्या होती है, तो इसको अभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है 8th और 7th में, वहां पर आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि रियल इमेज हम उसको बोलते हैं विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जिसको हम फॉर्म कर सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और जिसको फॉर्म इट कैन नॉट फॉर्म, ठीक, जिसको हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक और हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, वो जो अभी इमेजेस फॉर्म करेंगे रे डायग्राम के हेल्प से, तो दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। ये आप लोगों ने 7th 8th में ये पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट की इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे रियल इमेज, और वही जब अगर नहीं कर सकते या ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक, चलिए सबसे पहले किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हम बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। अभी हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो सभी प्लेन मिरर के लिए होंगे। तो चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए, इसके सामने एक है मिरर M डैश। ठीक, जो भी आप मिरर लेते रहे उसमें दूसरी तरफ पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, ये हमने मान लो कर दिया पॉलिश। ठीक है, एक कंडीशन ध्यान रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज का मीट होना जरूरी होता है। ठीक, कम से कम 2 रेज मीट करवाना ही पड़ेगा आपको रे डायग्राम में दिखा करके, तभी वहां पर इमेज फॉर्म होगा। बोले सर बाकी रेज क्या 2 रेज निकलती हैं? आंसर है नहीं, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। तो जहाँ पर 2 मीट करेंगे बाकी भी वहां पर आकर के मीट करेंगे, लेकिन इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को आप दिखा नहीं सकते डायग्राम में, तो कम से कम 2 रेज आपको लेने पड़ेंगे। ठीक, चलिए तो इस जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ए लिया है इसका इमेज बनाना है। मैंने अभी बताया कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज आपको लेने पड़ेंगे, तो मिरर पर 2 रेज आपको फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग तरीके से दोनों रेज ले लेता हूं। एक रे हमने यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर जो चीजें हम कर रहे हैं टोटली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। किसी भी बॉडी से जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हमको बनाना रहता है नॉर्मल। तो बोले सर नॉर्मल तो ऐसा ऊपर जाता है लाइन, नहीं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस हमारा है, जो हम लोग लॉ समझाए तो सरफेस हमने ऐसा लिया था, ये हो गया था हमारा नॉर्मल। अभी सरफेस ऐसा है, ठीक, तो ये ऐसा नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये इसका नॉर्मल जाएगा, ये इसका नॉर्मल है। ये हो गया आई। पढ़ा था हमने इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं आई। रे किधर जाएगी? आंसर है नॉर्मल के दूसरी तरफ सेम एंगल फॉर्म करते हुए जाएगी, तो आई, ये हो गया आर, ये रे चलेगी, दिस वन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरी रेज लेते हैं, एक और रे ले लीजिए, यहां पर आकर के फॉल हो रही है। ठीक, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल, आई, वापिस वही तरीका, आर, ये रे चली जाएगी।
इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर आकर के फॉल हुआ, यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, सेम एंगल आर। अब देखो भाई, इन दोनों रेज को अगर आप देखोगे तो ये रे इधर जा रही है और ये रे इधर जा रही है, मतलब दोनों रेज आगे आप देखोगे कि आगे जा करके डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होना मतलब दूर दूर जा रही है, तो आगे मीट नहीं करेंगी। हमने बात किया हुआ था इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज का मीट होना जरूरी है, दो रेज मिलनी चाहिए, लेकिन आगे दोनों रेज नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो देखो इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी आप पीछे बढ़ाओ, कहीं यहां पर जाकर के मीट कर रही हैं दोनों। इस रे को आपने पीछे बढ़ाया, ये इसको आपने पीछे बढ़ाया, ये यहां पर आकर के मीट कर रही हैं। आगे दोनों एक्चुअल कहीं मीटिंग हुई नहीं है, इनको हमें पीछे एक्सटेंड करके हमने मीट करवाया है, तो ये इमेज बना है ए डैश। ठीक, क्लियर हो गई बात। रे दोनों आगे मीट नहीं की तो इनको हमें पीछे लेकर के गए। अब यहीं पर जो रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट था वही हमको बताना था, जो दूसरी डेफिनेशन थी। रियल हम उनको बोलते हैं, रियल इमेज, जिनमें एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। बच्चों क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन। एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो दोनों मीट करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों यहाँ यहीं से इसके पीछे तो एक्चुअल में कुछ रेज है नहीं, इसके पीछे तो अब कोई दूसरा मीडियम है, मिरर है, मिरर का बैक साइड है। तो ये रे एक आई और ये दूसरी रेज आई, ये दोनों एक्चुअल रेज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन दोनों कहीं पर क्या मीट की, आंसर है नहीं। एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ क्या, आंसर है नहीं। ठीक है, अगर ये एक्चुअल इंटरसेक्शन होता तो उसको हम क्या, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल इमेज। अब अगर ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है तो क्या करते हैं, तब उनको हम ऐसा पीछे बढ़ाते हैं और बैक साइड में एक्सटेंड करने पर जो इमेज बनता है इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, नॉट अ एक्चुअल इंटरसेक्शन। मतलब ये क्या होता है, एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखना। ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो यहां पर जो बना ये कौन सा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल इमेज। बात समझ में आया। ठीक, स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते, जैसे ऑब्जेक्ट हटाओगे ये भी हट जाएगा, तो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। यही होता है, विच कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट है दिखेगा, ऑब्जेक्ट हटा तो इमेज भी वहां से हट गया, स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हुआ। दूसरा जो डेफिनेशन बताया मैंने कि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है, मतलब यहां पर जो ये इंटरसेक्शन हुआ है दोनों रेंज का, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, इसको हमने एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। एक्चुअल इंटरसेक्शन तब होता जब ये दोनों रेंज यहां पर आकर के मीट करते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये होगा किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज। इस इमेज को ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा। एक और डायग्राम बताने के बाद, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, इसमें इमेजेस कैसे बनते हैं इसकी हमें प्रॉपर्टी भी याद रखनी पड़ती है, ध्यान देना रहता है। ठीक है, तो ये इमेज को भी, इस डायग्राम को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं और समराइज करेंगे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना, पॉइंट साइज का इमेज बना, पहला। दूसरा, मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज का है। इसको अगर आप पास लेकर जाओगे तो इमेज भी आपके मिरर के पास में आएगा। आप अपना देखते हैं, खुद को जब मिरर में देखते हैं तो आपने ये बात ध्यान रखा होगा, मिरर सामने लगा हुआ है, आप मिरर की तरफ जाते हैं तो आपका इमेज भी आपकी तरफ आता है। वजह यह है कि जब आप पास में जाते हैं तो मिरर से आपकी डिस्टेंस कम होती है। ठीक है, तो इमेज भी पास में आता है अपनी डिस्टेंस कम करने के लिए। आप दूर जाते हो, मिरर से आपकी डिस्टेंस बढ़ती है, तो इमेज भी दूर जाता है टू मेंटेन द सेम डिस्टेंस। ठीक है, साइज भी उतनी ही बड़ी बनती है। तीसरा है कि वर्चुअल इमेज बनता है, कभी भी रियल इमेज प्लेन मिरर में नहीं बनता है, जब भी बनता है तो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक, इसके बाद इरेक्ट, एक वर्ड आता है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, और रियल के साथ में वर्ड इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब और इरेक्ट का मतलब समझिए। ठीक, अगर हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं
हमारा सर ऊपर है ऑब्जेक्ट का, हम अपने आप को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, अगर हमारा सर ऊपर है तो मिरर में भी हमारा सर ऊपर ही दिखेगा, ऑब्जेक्ट का जैसा है जो ऊपर और जो नीचे वैसा ही वहां दिखेगा। मान लो अगर ये मार्कर का कैप ऊपर है तो उसमें भी मार्कर का कैप ऊपर ही दिखेगा, राइट। इसको बोलते हैं इरेक्ट, ऑफ साइड द ऑब्जेक्ट, जो इमेज का रहता है। और इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, कैप ऊपर है, तो जो इमेज बनेगा वहां पर ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक, जैसे आप पानी में अपना इमेज देखते हो तो आप ऊपर की तरफ खड़े हो, पानी में आप देखते हो तो आपका इमेज जो सर रहता है उल्टा रहता है, वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे कि बारिश के टाइम में सड़क वगैरह में या तालाब वगैरह में पानी जब जमा है, उसके पीछे अगर घर है या पहाड़ है, कुछ इस तरह पेड़ है, तो जो उसका अपर वाला पार्ट रहता है पानी में हमेशा नीचे दिखता है ना, दैट इज इन्वर्टेड। अगर मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपका सर मिरर में जो इमेज बना उसमें भी ऊपर की तरफ लगता है, दैट इज इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए, अभी हमने देखा कि किसी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट ही बना, और किस तरीके से बना ये देखते हैं। अब इसी पॉइंट को एनलार्ज कर देते हैं, एनलार्ज किसी बड़े ऑब्जेक्ट का हम इमेज बनाएंगे। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, रफ कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एनलार्ज ऑब्जेक्ट का किस तरीके से बनेगा, ये बच्चों हमारा हो गया मिरर एम डैश, और हमने एक ले लिया ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ठीक, अब देखो ये एनलार्ज्ड है, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी को हमने बोला एनलार्ज्ड। ठीक है, इसका इमेज हमें मिरर में बनाना है। तो देखो, जब भी कभी आपके सामने ऐसा एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, तो आप अपर पार्ट का बनाइए और लोअर पार्ट का बनाइए इमेज, बाकी के जो पार्ट्स हैं ये वो सब उसके बीच में ही लाई करेंगे बच्चों। ठीक, क्योंकि इसमें इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सभी के तो आप बना नहीं सकते, है ना। तो अपर वाले पॉइंट का और लोअर वाले पॉइंट का आपको बनाना है। देखिए कैसे, अपर पार्ट जो ए है इसका हम लोग वापिस से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हेल्प से, जैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी हमने बनाया था वैसा ही यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए, एक रे हमने चलो यहाँ पर ले लिया, अभी दूसरे तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, रे कैसे फॉल हो रही है, नॉर्मली इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर। तो अभी हमने लॉ पढ़ा था कि अगर कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी, ये इस तरीके से रिटर्न हो जाएगी, चली जाएगी, इधर आगे बढ़ जाएगी, है ना। एक रे हो गया हमारा, दूसरा रे लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये फॉल हुई इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर यहाँ फॉल हुई है तो इसके परपेंडिकुलर एक हम बनाएंगे यहाँ पर बच्चों नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, दूसरी तरफ ये रे सेम एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाएगी, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसके हम लोग देखेंगे, अभी पीछे इसका बना लेते हैं पॉइंट बी का। अगेन नॉर्मली फॉल हुई है रे, एक रे हमको दो लेना है, एक पॉइंट पे दो रेज बनाने हैं। एक हमने ले लिया विच इज फॉलिंग नॉर्मली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ एंड रिटर्न्स बैक, वापिस हो जाएगी। तो ये इस तरीके से चलेगी वापस। ठीक, परपेंडिकुलर या नॉर्मली रे इंसिडेंट हुई है तो उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी। दूसरी रे लेते हैं, दिस वन, किसी एक पॉइंट पर, सपोज यहाँ पर x पर फॉल हुई थी, यहाँ पर y पर आपने ले लिया, तो y पर फॉल हो रही है तो इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल जिसको बोलते हैं बार बार। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल i। देखो इतनी सारी चीजों में अब आप तो रिफ्लेक्शन समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है ना, कैसे i होता है, कहाँ पर r होता है, कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाती हैं, ये सारी चीजें। बच्चों ये i है तो r दूसरी तरफ से बनाती हुई रे ऐसा चली जाएगी, वेरी सिंपल। ठीक, अब देखो कि ये पॉइंट जब तक मीट नहीं करेंगे बच्चों इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहले एक पॉइंट का। देखो एक रे ये और एक रे ये दोनों जा रही है, तो जब दोनों को हम देखें तो आगे डाइवर्ज हो रही है, कहीं मीट करेंगी नहीं, तो मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा।
यहाँ पर कहीं पर, ठीक। ऐसे इनको देखो, बी पॉइंट के लिए एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, आगे भी दोनों ऐसे दूर चलती जाएंगी। इनके लिए हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक। बाकी के रेज भी इन्हीं के बीच में आएंगे, इन दोनों को मिट कर दो। ए का इमेज ए डैश, बी का इमेज बी डैश, इस तरीके से फॉर्म हो गया। अब ये इमेज जो बना है ना, ये पीछे देखो यहाँ पर भी एक्सटेंड करने से ही बना है। इन दोनों रेज को पीछे हमने बढ़ाया, इन दोनों रेज को पीछे हमने बढ़ाया, दोनों मीट हुई। बी का इमेज बी डैश, ए का इमेज ए डैश, पूरे को हमने ज्वाइन कर दिया। ए बी का इमेज ए डैश बी डैश। इसका मतलब कि पीछे बैक साइड जब हमने एक्सटेंड किया तब इमेज बना, तो इसको भी बच्चों हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मतलब प्लेन मिरर में कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इरेक्ट का मतलब ए ऊपर था, ऊपर बना, बी नीचे था, नीचे बना, दैट इज इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। दोनों हमने देख लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट का। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ प्रॉपर्टीज में लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट है वर्चुअल इमेज बनता है। ये क्या मैं लिखवा रहा हूं आपको पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। वर्चुअल बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक। बिहाइंड द मिरर बनता है। चौथा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम डिस्टेंस इमेज फॉर्म, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी दूर पर इमेज बनता है, ठीक ना। ये बात हमने डिस्कस किया। तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी और एनलार्ज ऑब्जेक्ट में भी दोनों आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों में चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमने देखा लाइट के बारे में। आज की जो क्लास में समराइज थोड़ा कर देता हूँ। लाइट के बारे में हमने देखा, इसके डुअल नेचर के बारे में देखा, ठीक। इसमें हमने रिफ्लेक्शन देखा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, इमेज के बारे में बात किया, इमेज फॉर्मेशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने देखा। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस, ठीक। आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक, कैसे बनते हैं, इसके क्या, इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल है, कैसे इनमें रिफ्लेक्शंस होता है, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उनमें कितने तरह के ऑब्जेक्ट हम पोजीशन रख सकते हैं जिससे इमेजेस अलग अलग फॉर्म हो, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और अगली वीडियो में आगे का सिलेबस हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।